हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। और दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में कुछ फंक्शन थे जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और अब हम क्या करेंगे, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र में भारतीय इतिहास में। गाइज एक पार्ट, मतलब हम देखिए एंशंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास अभी नहीं करा था, तो हम इसमें करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो अब कंटिन्यू रहेगा ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती बुक। ठीक है, तो गाइज अभी जो हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और अगर आप लोगों को वीडियो या मेरे चैनल पे कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर करिएगा वीडियो को भी, चैनल को भी। एंड गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीसीएस विद चौहान। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह गाइस, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपना जो इंडेक्स है उससे। तो अभी जो है हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और बाकी के चैप्टर्स भी आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक्स। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए अब नोट्स करेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। एक ही जो है पार्ट में, मतलब इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। देखिए, चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। चलिए नोट्स करते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मक्का, सब जानते हैं मक्का सऊदी अरब में स्थित है, और यहीं पर जो है 507 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, यानी कि हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ? मक्का में। ठीक है, तो इसी कारण ये जो स्थान है वो मुस्लिम अनुयायियों का क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, मक्का हम सब जानते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु देखिए, जन्म का कब हो रहा है आपका 570 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। ठीक है। अब लिखा है परंपरानुसार, क्या लिखा है? दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। तो फिर लिखा है कुछ विद्वानों के अनुसार जो ऋषभ देव हैं, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम था भरत, तो उनके पुत्र के नाम पर हमारे जो देश का नाम है भारत पड़ गया। ठीक है। अब लिखा है कि ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। ठीक है। यूनानियों ने इसे क्या है, इंडिया कहा। ठीक है। फिर लिखा है हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? अरबों ने किया था। मतलब इन्होंने कहा कि जो भारत या हिंद कह सकते हैं देश को आप अपने, तो वहां पे रहने वालों को क्या बोला? हिंदू। किसने बोला सबसे पहले? अरबों ने बोला। अच्छा, चलिए एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, पीछे मतलब ऋग्वेद कहता है कि भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा। अच्छा, दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर। ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनके नाम पर। ईरानियों ने क्या बोला? हिंदुस्तान बोला। यूनानियों ने क्या बोला? इंडिया बोला। अच्छा, हिंद यानी कि जो भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू सबसे पहले अरबों ने बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। अच्छा, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, क्या हुआ? सफल मुस्लिम आक्रमण 712, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। अच्छा, तो मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व क्या लिखा है? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु पराजित हो गया था वो। ठीक है, मतलब पहले ये आया लेकिन ये पराजित हो गया। ठीक है, और मारा भी गया। अच्छा, इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि यही वाले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, तो अरब आए सिंध पर आक्रमण करने, यही है बंदा इनके नेतृत्व में। अच्छा, किसने भेजा था? अल हज्जाज ने भेजा था। कहाँ से? इराक। ठीक है। अच्छा, तो भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। चलो, सिंध पर विजय प्राप्त हुई है। तो उस समय सिंध पर क्या है, दाहिर का शासन था। मतलब सिंध पर जो विजय प्राप्त हुई है मोहम्मद बिन कासिम ने करी है, वहां शासन कौन कर रहा था? दाहिर। फारसी ग्रंथ है, राइट, क्या है? चचनामा
से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अच्छा, तो जो पहला आक्रमण हुआ 712 में हुआ, सिंध पर हुआ। सिंध पर शासन कर रहे थे दाहिर, किसने करा, यानी कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, और इसके बारे में आपको जो मिलेगा एक फ्रांसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है गजनी वंश का संस्थापक, क्या लिखा है, अल्पतगीन था। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमें क्या नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और 712 याद रखिए किसने भेजा है, तो कहाँ गया, ये रहे आपके, इनने बिना अल हज्जाज ने भेजा है, शासन कर रहा था सिंध पे दाहिर, ये नाम याद रख लीजिए। इतनी सी बात, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है गजनी वंश का जो संस्थापक है, क्या रखा है, अल्पतगीन, ये नाम याद रखिए। तो गजनी वंश का अन्य नाम क्या लिखा है, यामिनी वंश भी है। चलो, एक नई चीज आपको पता चल गई, यामिनी वंश, राइट, पता होना चाहिए। तो अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। चलिए, बन गई राजधानी। तो 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासन, 998 में महमूद गजनी, मोहम्मद नहीं, महमूद गजनी का शासक बना। ठीक है, कौन बना, महमूद, कहाँ का बना, गजनी का शासक बना। गजनी क्या बन गई थी, राजधानी बन गई थी। चलिए, फिर सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये नंबर याद रखना आप, 17 बार। यहां लिखा है कि भीमदेव प्रथम, डेट लिखिए आप, मतलब ईयर लिखा है 1022 से 63 ईस्वी के। तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1026 यानी कि 1026 में सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। भैया ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि महमूद गजनबी ने क्या है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। अच्छा, कौन शासन कर रहा था उस टाइम, तो वो थे आपके भीमदेव प्रथम। ये बात पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे आगे देखिए लिखा है कि महमूद गजनबी का चंदोल पर प्रथम आक्रमण कब हुआ है, 1919-1920 में। ठीक है, तो उस समय चंदोल वंश का शासक कौन था, विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। राइट, तो मतलब एक बंदा, कौन, विद्याधर। ठीक है, चंदोल वंश में चंदोलों पर प्रथम आक्रमण जो है गजनबी ने किया। तो उसका जो प्रथम शासक जो शक्तिशाली था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, वो थे विद्याधर। तो ये नाम याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा, 1019-1020। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखा है 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी, या आप गजनबी भी कह सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, गजनी या गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये नंबर याद रखिएगा। और परंतु इन आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। मतलब ये नहीं चाहते थे कि हम जो है आक्रमण करें और जहाँ वहाँ पे क्या है अपनी जो भी अपना शासन स्थापित करें, ऐसा नहीं चाहते थे। अच्छा, क्या चाहते थे फिर, वो चाहते थे लूटपाट, और क्या चाहते थे, हाँ, तो लूटपाट करना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने गजनबी यानी कि महमूद गजनबी को यमीनुद्दौला और आमीनुद मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। तो देखिए, बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने क्या उपाधि दी इन्हें, यमीनुद्दौला याद रखिएगा, और आमीन उल मिल्लाह। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है कि महमूद गजनबी शिक्षित सुसभ्य था। ठीक है, वे विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। ठीक है, तो उनका दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी। चलिए, एक नाम यहाँ पे याद रखिएगा, उतबी जो थे उनके दरबारी इतिहासकार। उसने क्या लिखा, किताबुल यामिनी या तारीके यामिनी। देखिए दोनों यामिनी, तो किताबुल और तारीके यामिनी हो गया। तो इस ग्रंथ की रचना करिए। इसके अतिरिक्त उनके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान कौन है, अल बरूनी। तारीके सुबुतगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। और फारस का कवि था जिसका नाम था उजारी।
खुरासानी विद्वान तुसी, उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो ये दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का जो उच्च कोटि का विद्वान था वो अल बरूनी हो गया। और दूसरा नाम याद रखिएगा गाइस, बेहाकी। ठीक है, तो इन्होंने क्या, तारीखे सुपुतगीन के लेखक है ये। अच्छा, इन्हें लेनपूल ने क्या किया था, पूर्वी पेप्स कहा। ठीक है, उपाधि दी। और ये उजारी, तुसी, उनसुरी, ठीक है, ये नाम इतने इम्पोर्टेंट से नहीं है, आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे फिर है, देखिए यहाँ लिखा शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी था। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध क्या था, विद्वान कवि था। ठीक है, तो नाम याद रखना है फिरदौसी। ठीक है, इसे, अच्छा किसका लेखक है, शाहनामा, याद रखिएगा। अच्छा, इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है फरिश्ता, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1560 से 1620, ये नहीं भी याद है तो चलेगा। ठीक है, ये नाम याद रखना, फरिश्ता ने तहरीके फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी। ये किताबें याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है, मतलब था। ठीक है, अब इसकी जो किताब है क्या है आपकी, तारीके फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। इसका मतलब इसमें हमें याद रखना है, शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी हो गए। ठीक है, अच्छा इन्हें उपाधि दी गई है पूर्व के होमर की उपाधि। ठीक है, अब फरिश्ता की अगर बात करें तो इनकी 2 बुक्स, यानी कि तहरीके फरिश्ता, गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, अच्छा तो इनका नाम, पूरा नाम भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये इन्होंने जो बुक लिखी है, ये वाली तहरीके फरिश्ता जो है, बीजापुर के शासक हैं इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। महमूद गजनी के साथ जो है प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 11वीं शताब्दी में भारत आए। कब आए भारत, ये भी याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो उनकी पुस्तक है, क्या नाम है, किताबुल हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। से तत्कालीन भारत के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसकी जानकारी मिलती है। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो अल बरूनी है, इनकी किताब है किताबुल हिंद, तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो भारत की सामाजिक और मतलब सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। अच्छा, तो ये भी याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, इनका जो जन्म है 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। खीवा यानी कि आपका ख्वारिज्म, अभी प्राचीन ख्वारिज्म यानी कि खीवा देश का रहने वाला था। ठीक है, अल बरूनी, तो अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे, अच्छा अब इसको हम कहें इतिहासकार था। ठीक है, था। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा, खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र, इन सब की भी जानकारी अच्छी खासी उसको थी। ठीक है, उसने संस्कृत का अध्ययन किया, ये भी आपको पता होना चाहिए, और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। इसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। मतलब गाइस ये वाला जो है अल बरूनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बहुत कुछ ऐसा किया जो भारत के लाइक रचनाएं थी उसको देखा। ठीक है, और कितना ज्ञान है, मतलब किस किस क्षेत्र में। तो उसने अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की। चलिए, अरबी भाषा में तहकीके हिंद, सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। मतलब इसने कहा कि अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना करी, और फिर एल्बर्ट साची ने क्या करा, इसको जो ये वाली बुक है इसको अरबी से क्या करा, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक है, इसका अनुवाद हिंदी में किसने, रजनीकांत शर्मा ने किया। ठीक है, अरबी में किसने लिखी, अल बरूनी ने लिखी। इंग्लिश में किसने लिखी, एडवर्ड साची ने लिखी। हिंदी में किसने लिखी, रजनीकांत शर्मा ने लिखी। कौन सी बुक है, तहकीके हिंद। ओके, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए। ठीक है, मतलब इसने कहा एक मतलब महमूद गजनबी ने क्या किया, चांदी के सिक्के, उस पर किस लैंग्वेज में लिखा था,
संस्कृत में, ठीक है। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग क्या भाषाएं लिखी हुई थी, मतलब जैसे सिक्के का एक साइड कुछ और भाषा, दूसरी साइड कुछ और भाषा। अच्छा, ऊपरी भाग पर जो मतलब सिक्के का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उस पर क्या है, तो जो ऊपरी भाग पे उसमें क्या लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है, और जो दूसरा यानी कि नीचे की साइड आप कह सकते हैं वो संस्कृत भाषा में यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, ठीक है। सिक्के के मध्य भाग में क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा था, क्या लिखा था। तो गाइस मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पढ़ दे रही हूँ धीरे धीरे। इसमें लिखा अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे रट लें, ठीक है, पढ़ लिया ठीक है, हो गया, ऐसा पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है। अब इसमें लिखा है मध्य एशिया के शासक, क्या नाम है यहाँ का, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। चलिए इंपॉर्टेंट नाम आ गया, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। हमें मोहम्मद गौरी पता है, गौरी पता होता है, पूरा नाम याद रखिएगा। तो इसने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया, ठीक है, तो पूरा नाम याद रखिएगा। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ और 1205 तक वह बरावर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा, ठीक है। तो मतलब प्रथम आक्रमण याद रखिएगा, मुल्तान पर हुआ था, 1175 में हुआ था, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसमें लिखा है 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है, किंतु मूलराज सेकंड, भीम सेकंड, मतलब एक ही नाम है, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ, यानी कि नाम है उनका, जो उनकी माँ थी, नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि गौरी आया, गुजरात में आक्रमण किया। ये भीम द्वितीय अधिकतर जगह लिखा होता है, वैसे आप दोनों नाम याद रखिएगा, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। 1178 की बात है, उनकी माँ के नेतृत्व में क्या किया, मुकाबला किया और क्या, उन्हें परास्त करा। किसे, मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया, ठीक है। तो गौरी का भारत में पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की, ठीक है। तो गाइस बात यहाँ पे चल रही थी 1178 की। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट 1191 में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो कब है, 1191 में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गौरी क्या हो जाता है, हार जाता है। अब फिर वो आता है 1191 के बाद 1192 में आता है। अब यहीं पे तराइन का क्या होता है, सेकंड युद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, अच्छा, और भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हो जाती है। तो याद रखना है, तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध, सेकंड में गौरी जीतता है, मुस्लिम शक्ति क्या होती है, की स्थापना हो गई। अच्छा, ये युद्ध भारतीय इतिहास में क्या है, महत्वपूर्ण हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आज में लिखा है 1194। चलिए कहाँ से पहुंचे हम, 91 में गौरी हारा, 92 में गौरी जीत गया, 94 की बात आ गई। तो 94 में क्या है, चंदावर का युद्ध होता है। उसमें मोहम्मद गौरी ने जो है कन्नौज के गढ़वाल राजा क्या नाम है, जयचंद को पराजित करा। तो यहाँ पे भी कौन जीत रहा है, गौरी जीत रहा है, ठीक है। 94 में चंदावर का युद्ध, गढ़वाल राजा जयचंद हार गए, ठीक है। चंदावर वर्तमान क्या, फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है, ठीक है। फिरोजाबाद आपको पता ही होगा। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके सिक्कों पर किसकी आकृति है। दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में क्या है, इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। तो मोहम्मद गौरी की कहानी है और उसमें आ जाता है इक्ता प्रथा। सबसे पहले कौन लाया, कहाँ पे लाया, उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी। इक्ता प्रथा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कब कौन लाया, किसने हटा दिया, ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, 1192 में क्या हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें गौरी जीता, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, हम बात कर रहे हैं गौरी, अब आ गई बात ऐबक की, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की आ गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, गौरी के साथ कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी है। अच्छा, इसने तो युद्ध में अच्छी खासी भूमिका निभाई। तो 1192 और 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों का प्रशासन, मतलब इसने कहा कि गौरी ने तो जगह जीत ली, उत्तर भारत जीत लिया, ठीक है, उत्तरी भारत में, लेकिन अब क्या है, गौरी तो वहां पे शासन नहीं कर रहा है, या मतलब क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा अपने, मतलब अपने आप को वहां पे। तो उसने अपनी जगह किसको भेज रखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज रखा है, ठीक है। और टाइम पीरियड है 1192 से लेकर 1206 का, ठीक है। अब लिखा है इस अवधि में ऐबक ने
उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया, मतलब इसने अच्छा खासा काम किया वहां पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, अब लिखा है बिहार उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। मतलब हम जब अगर भारत का ऐसे करके मैप बनाते हैं, हालांकि तब कुछ और मैप था, अभी की बात कर रहे हैं, तो गाइस ये कुछ भारत का मैप है, ठीक है। तो देखिए ये तो है उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ये हो गया बिहार का, ये हो गया वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ की अब बात हो रही है, ठीक है। बंगाल बंगाल तो वैसे पूरा ही था इतना। अब यहाँ तक तो गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था कि हम जाएंगे, ठीक है। तो इस कार्य को गौरी की एक साधारण दास, अच्छा इनका नाम देखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है गाइस, पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बंदा है, क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। कहाँ पहुंच गए ये पहुंच गए हैं आपका बिहार उत्तरी बंगाल की साइड। अच्छा, उसने क्या है 1193, 91 में क्या होता है, गौरी हारता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध, 92 तराइन सेकंड युद्ध, गौरी जीतता है। अब 93 में आ गए, तो उसने 93 से क्या है 1202 के मध्य बिहार की विजय की, ठीक है। और नालंदा, नालंदा कहाँ है, बिहार में। अच्छा, विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। ये सब काम किसका है, ये खिलजी, बख्तियार खिलजी का काम है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या बड़ा काम, नालंदा और विक्रमशिला जो है उसको तहस नहस किया, ठीक है। अब इसने क्या, उसने जो है 1198 से लेकर 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। खिलजी की बात हो रही है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो उस समय वहां का शासक कौन है, लक्ष्मण सेन था। ये नाम याद रखिएगा कि जब ये बंगाल पे पहुंचा है तो वहां का शासन कौन था, लक्ष्मण सेन था। वे बिना युद्ध किए ही क्या है भाग निकला, मतलब ये लक्ष्मण सेन बंदा जो था ना, ये क्या भाग गया। अच्छा, तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। भैया अपने आप को, जब राजा ही नहीं है तो प्रजा क्या करे। अब लक्ष्मण सेन ने भागकर जो है पूर्वी बंगाल में शरण ली। अच्छा, बात हो रही है अभी उत्तरी बंगाल की, उत्तरी बंगाल से भाग गया, ये पूर्वी बंगाल में भाग गया, ठीक है। मतलब बंगाल में पूर्वी बंगाल की साइड भाग गया, ठीक है। वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा, अभी भी शासन कर रहा है। अच्छा, अब ये इख्तियारुद्दीन कौन था, यही वाला था, ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी, ठीक है। तो इख्तियारुद्दीन, हम कहाँ पहुँच गए इस, तो इख्तियारुद्दीन ने भी क्या है संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। मतलब हालांकि वो पहुंचा है, बिहार पहुंचा, बिहार से बंगाल भी पहुंचा, लेकिन इसने पूरा बंगाल जीतने की कोशिश नहीं की। और ये जो है बंदा, क्या नाम था इसका, लक्ष्मण सेन, भाग के जो है पूर्वी साइड आ गया बंगाल की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा, अब यहाँ पे लिखा है इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो लखनौती को। अच्छा, प्रोफेसर हबीब के अनुसार क्या है, तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की विजय, उत्तर पश्चिम मतलब हो गया ये वाली साइड, तो उत्तर पश्चिम की विजय ने क्या करा, आपका शहरी क्रांति को ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो देखिए गाइस, क्या खत्म हो गया चैप्टर, तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है चैप्टर खत्म, दूसरे चैप्टर की हम बात करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, कब हुआ था, 570 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, देखिए लिखा है मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है ना। और ये 570 में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था। और इसी कारण जो है ये स्थान जो है मुस्लिम अनुयायियों का क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 632 में हुई थी। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो हम नोट्स में पढ़ के आए हैं वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, मक्का कहाँ स्थित है, तो ये हो गया क्वेश्चन रिपीट, आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो गाइस, हिंदू शब्द जो सबसे पहले बोला था अरबों ने बोला था, ठीक है। चलिए अब पढ़ते थे कि यहाँ पे भी ना, मैं जहाँ पे थोड़ा नया होगा, हमने नोट्स में नहीं पढ़ा होगा, उसकी बात बताऊंगी। जो नोट्स में पढ़ा होगा उसे आप बार बार पढ़ने से अच्छा है चैप्टर को ही पढ़ लें दोबारा। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऋग्वेद में उल्लिखित जो भरत कबीला था उसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। दूसरा, दुष्यंत के पुत्र, ठीक है, उनका नाम था भरत, उनके नाम पे पड़ गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी बात है कि हाँ इनकी वजह से भी पड़ सकता है इनकी। अच्छा, कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके नाम, यानी उनका नाम था भरत, उनके नाम पे भारत पड़ गया। अच्छा, ईरानियों ने क्या कहा, हिंदुस्तान, ठीक है। यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया, ठीक है। अब लिखा है हिंद भारत, हिंद यानी कि भारत की जनता को हिंदू सबसे पहले किसने कहा,
तो ये कहा अरबों ने। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नया नहीं है, हम अभी पढ़ के आए चैप्टर में। अब इसमें भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे लिखा इसमें से कोई नहीं, चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ लिखा भारत का पहला जो मुस्लिम आक्रमण है 712 में हुआ। अरब आक्रमणकारी कौन है, ये कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, पूर्व कासिम से पहले, देखिए 712 में आया, कासिम की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका कासिम के पहले यानी कि 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वो क्या हो गया, पराजित हो गया और मारा भी गया, ठीक है। अब इराक के हाकिम यानी कि अल हज्जाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या है, अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अच्छा, भारी संघर्ष के बाद क्या हुआ, अरबों ने 712 में सिंध पर तो विजय प्राप्त कर ली। अच्छा, उस वक्त सिंध पर शासन कौन कर रहा था, दाहिर। फारसी ग्रंथ क्या है, चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर जो है विजय की जानकारी मिलती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो ये हो गया क्वेश्चन रिपीट, ये आप लोग खुद करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो गाइस ये भी सेम हो गया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी, क्या लिखा है यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या होता है, सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, ठीक है। अब उसका कोई स्थायी प्रमाण नहीं हुआ है। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका और उसकी शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो यहाँ लिखा है कौन थे, अरब थे, ठीक है। तो भारत पर सर्वप्रथम जो है अरबी मुसलमानों का आक्रमण कब, 636 से 637 ईस्वी में हुआ है। और ये जो है आक्रमण क्या लिखा है, खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण क्या है, असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण की अगर हम बात करें तो 712 मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ है। और कासिम के आक्रमण के समय जो है सिंध का शासक कौन था, हमने पढ़ा था, दाहिर था। और इसने क्या है, सिंध कब, 712 और मुल्तान 713 को जीत लिया। किसने, कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम था, कहाँ से आया था, ये अरबी था, ठीक, अरब का था, ठीक है। तो वह ईरान के राजा अल हज्जाज का क्या था, भतीजा, दामाद, दोनों था, ठीक है, ये कोई नहीं पूछ रहा। और जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी जो आयु थी वो थी 17 वर्ष। चलो ये नई चीज़ पता चली, बहुत छोटा था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अल्पतगीन, चलो पढ़ते हैं। तो लिखा है गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम अगर हम बात करें यामीनी वंश था, ये हमने पढ़ा था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था और जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। चलिए अब लिखा है, कथन लिखा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण लिखा है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो कारण तो हो गया गलत, ठीक है। ए तो सही है, कथन सही है, कारण हो गया गलत, ठीक है। वो लूटपाट करना चाहते थे बस। चलिए तो यहाँ पे आंसर है सी, यानी कि ये तो गलत हो गया, ये सही था आपका। अच्छा तो 17 बार आक्रमण किया, गजनी या गजनबी एक ही बात है, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण किया, परंतु जो है उद्देश्य स्थायी मुस्लिम शासन नहीं था, बल्कि क्या था, लूटपाट करना, पैसा वैसा ले जाना, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। अच्छा तो इसमें लिखा है विद्याधर, जो है विद्याधर ने अच्छा खासा मतलब सामना किया है गजनबी का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे चलिए कहानी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो गजनबी का जो है चंदोलों पर प्रथम आक्रमण कब लिखा है, 1019-20 में हुआ, ठीक है। तो उस वक्त वहाँ के जो शासक थे वो थे विद्याधर थे, ठीक है। अब ये अपने वंश के क्या थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। अच्छा
अब लिखा है कि जो मुस्लिम स्रोत है उससे पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे क्या होता है, भीषण युद्ध होता है, किंतु इसका कोई परिणाम यानी कि रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इस युद्ध में क्या होता है, विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए क्या किया, जो युद्ध स्थल है वहां से क्या किया, रात्रि के समय अंधकार में क्या किया, इसने अपनी सेना को हटा दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि गजनबी भी वापस लौट गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का क्या है, सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, मतलब उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। अब है मुस्लिम लेखकों ने उसे क्या है, तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। चलिए, अब आगे लिखा है कि विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक क्या करा, मित्र संघ बना लिया। अब क्यों बनाया, क्योंकि जो कन्नौज के राजा थे यानी कि राजपाल, उनको सजा देने के लिए अब इन्होंने क्या किया, राजपाल ने जो इन्हें सजा देनी है, इन्होंने क्या किया, मथुरा और वृंदावन जैसे जो तीर्थ स्थल है ना उसको मतलब लूटने वाले जो महमूद है, ठीक है, उससे बिना लड़े ही या बिना युद्ध करे ही क्या क्या हुआ, वो भाग गया था। ठीक है, मतलब यानी कि महमूद ने क्या किया था, मथुरा और वृंदावन को अच्छा खासा लूटा था, और ये जो बंदा है यानी कि राजपाल है वो उन्होंने क्या किया, इनसे युद्ध किया नहीं और भाग पड़ा। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपराध था इनके हिसाब से। तो इन राजाओं ने क्या किया, जो मित्र संघ बना था, इन्होंने क्या किया, राजपाल पर आक्रमण किया और उन्हें क्या किया, मार डाला। अच्छा, आगे बढ़ते। अब लिखे महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो हमने पढ़ा था कौन था, उतबी था, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि ये क्या शिक्षित था, सुसभ्य था। ठीक है, वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था और उसका दरबारी इतिहासकार मतलब उतबी था। और उसने क्या है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी ये ग्रंथ लिखे। चलो, यहाँ लिखा है शाहनामा का लेखक, ओके, और फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था, ओके। चलिए, तो इसमें ऑप्शन लिखा है, सुबुतगीन लिखा है, मोहम्मद गौरी लिखा है, महमूद गजनबी लिखा है और अल्पतगीन लिखा है। चलो, दिए गए इसने, अब यहाँ पे देखिए जो व्याख्या है इसकी बात करते, तो इसने कहा जो प्रश्न है वो हो गया आपका त्रुटिपूर्ण, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर क्या था, फिरदौसी था। ठीक है, यानी फरिश्ता नहीं था, फिरदौसी था। तो यहाँ दो बंदों के नाम आने चाहिए थे, शाहनामा का लेखक फिरदौसी और फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। अच्छा, तो गलत। तो यहाँ देखिए इसने लिखा है कि महमूद गजनबी यानी कि फिरदौसी था शाहनामा का लेखक, राइट। नहीं सॉरी, कौन था, फरिश्ता। तो ये जो है ना, ये महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, इसे पूर्व के होमर की उपाधि भी दी गई। अच्छा, इसी प्रकार इसका जो है संभावित उत्तर बी होगा। बी मतलब फिरदौसी होगा। ये देखा जाए, मतलब इसने कहा ये, तो बी, एक मिनट गाइस, तो मतलब ये है कि यहाँ लिखा होना चाहिए फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित, तो आंसर हो गया बी, महमूद गजनबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है फरिश्ता ने जो है, फरिश्ता देखिए फिरदौसी आंसर, मतलब फिरदौसी होना चाहिए था। अब फरिश्ता जो लिखा है क्वेश्चन में गलत, तो फरिश्ता ने क्या है, तहरीके फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताबें लिखी हैं। इनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। ठीक है, तो ये कुछ समय तक अहमद नगर के शासक मुर्तजा निज़ाम शाह के दरबार में रहा और बाद में क्या है, बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तहरीके फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। तो कैसे इसमें भी कुछ नया ऐसा नहीं है, इस पूरी व्याख्या में नया आपको कहाँ मिला था, इस व्याख्या में अच्छा खासा नया मिला था ये वाली। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखा है शाहनामा का लेखक, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें लिखा है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो गया अल-बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है, अल-बरूनी। जन्म 1973 में हुआ। ठीक है, खीबा यानी कि प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला, वह गजनबी के साथ भारत आया। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, अच्छा उसे और किस किस चीज़ का ज्ञान था, खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र। तो इसने जो भारत के तात्कालिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, इसने संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र,
वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में क्या लिखा, चलिए, तो एक बुक है तहकीक-ए-हिंद, अरबी में किसने लिखी, अल-बरूनी ने। इंग्लिश में किसने लिखी, एडवर्ड साची ने। और इसी को ट्रांसलेट हिंदी में किसने किया, रजनीकांत शर्मा ने। तो ये लिखा है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो आंसर हो गया अल-बरूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अल-बरूनी भारत में आया था, अच्छा, तो 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुसलमान, रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में गलत है, मतलब क्या गलत है जो अल-बरूनी से रिलेट नहीं करता। वे एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ठीक है, इसे यहाँ रोक देते हैं, धर्मनिरपेक्ष। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। ये धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है, बाकी सब सही। अच्छा, लिखा है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का क्या है, पुनर्निर्माण किया। अच्छा भैया, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने किया, तो आंसर है हमारा भीमदेव। चलिए अभी देखते हैं। महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय यहाँ शासक कौन था, भीमदेव प्रथम था, ठीक है। अच्छा, महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। अब महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को दोबारा से बनवाया, ठीक है। अब किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, मतलब एक चांदी का सिक्का जिसके एक तरफ क्या लिखा है संस्कृत में, ठीक है। तो आंसर है गजनबी, महमूद गजनबी, ठीक है। तो इसने लिखा है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनबी द्वारा जारी जो चांदी के सिक्के हैं उसके दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाएं लिखी गई थी। तो एक जो फ्रंट में लिखी गई थी वो लिखी थी अरबी, और जो बैक साइड में लिखी गई थी वो संस्कृत यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। अच्छा, इसके मध्य में संस्कृत भाषा में क्या लिखा था, अव्यक्तमेकम महमूद अवतार निरुपति महमूद, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था। तो ये लिखा है अव्यक्त्य नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 418। तो चांदी के इस सिक्के यानी कि दिरहम, चांदी का सिक्का यानी कि दिरहम का वजन जो था आपका 3 ग्राम था। लिखा है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो आंसर है हमारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गाइस ये पूरा नाम याद रखिएगा। अब लिखा है मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया। अच्छा, गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। 1205 तक वह क्या है साम्राज्य विस्तार और क्या है पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर, 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, ठीक है। तो गौरी की पराजय हुई कब, तो इस युद्ध में, मतलब ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें गौरी पराजित हुआ। तथापि द्वितीय तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अच्छा, तो उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। मतलब इम्पोर्टेंट कौन सा वाला युद्ध रहा, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। अच्छा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो आंसर हो गया यहाँ पे हमारा भीम द्वितीय ने। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि 1178 में जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु क्या है मूल राज द्वितीय या फिर आप कह सकते हैं भीमराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ यानी कि नायिका देवी के नेतृत्व में क्या किया, आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया, उसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया, ठीक है। तो यहीं पर जो है गौरी जो है भारत में पहली बार क्या हो
होती है इसकी पराजय। अच्छा, गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो आंसर है चंदावर का युद्ध, और वो कब होता है? 1194 में होता है। देखिए 1191 याद रखिए, 1192 याद रखिए, फिर उसके बाद आता है 1194, यानी तराइन प्रथम युद्ध, तराइन द्वितीय युद्ध, और यहाँ हो गया आपका चंदावर का युद्ध। तो 94 यानी कि 1194 में क्या है? चंदावर का युद्ध होता है। गौरी और कन्नौज का जो गढ़वाल राज्य राजा होता है जिसका नाम है जयचंद, उनके बीच में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि चंदावर जो है वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में स्थित, यानी कि यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित होता है? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो रहा है, आप इसे पढ़िएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो अभी हमने पढ़ा था 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होता है, जहाँ पे गौरी जीत जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई और भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था ये। अच्छा, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर, यानी कि यहाँ लिखा है चंगेज खां, महमूद गजनवी, तैमूर और मोहम्मद गौरी। ठीक है, सारे नाम हमने नहीं पढ़े, 2 तो पढ़ ही लिए, एक ये गजनवी और गौरी। ठीक है, यानी कि 2, 3 तो हम जानते हैं, राइट। और तो 2, 3 तो हम जानते हैं, 2, 3 तो हम जानते हैं, 2, 3। अच्छा, तो एक साथ तो बहुत जगह है। अच्छा, तो तो गाइस एक चीज़ हमें इन सब में चलिए ज़्यादा तो हमने इसमें नहीं पढ़ा, दो नाम जानते हैं। अब इसमें लिखा है कि 1999 से लेकर 1027 के बीच गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। श्याम और गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 और 1205 तक क्या है? बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। कौन? गौरी। अच्छा, चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। ठीक है, तो यह हम आगे पढ़ लेंगे। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, तो ये हम पढ़ लेंगे। तो यानी कि 2 तो हम जानते ही हैं, 2 और 3, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे 1, 4। अच्छा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? तो इम्पोर्टेंट हो गए, यहाँ पे है आंसर है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी तरफ क्या है? कलमा अरबी में लिखा हुआ है। अच्छा, भारत में गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रथा किया था? अक्ता कह सकते हैं, इक्ता प्रदान किया था, राइट। तो किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलो समझते हैं। तो गाइस क्या होता है ना कि जो गौरी है, गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा, इक्ता अक्ता एक ही बात है, स्थापित हुई। तो 1192 से लेकर 1206 तक क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। मतलब गौरी तो जीत के चला गया, अब उसकी जगह कौन अभी कर रहा है वहाँ पे शासन या प्रशासन को संभाल रहा है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इस अवधि में क्या है? ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि दूसरा नाम गौरी के साथ जो नाम जुड़ा है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तीसरा नाम ये हो गया आपका बख्तियार खिलजी। तो भैया जो गौरी था या फिर ऐबक था, उसने बिहार और बंगाल के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, अब इसके बारे में तो हालांकि इसने भी सोचा नहीं था, लेकिन ये आगे विस्तार करते करते पहुंच गया। कौन? बख्तियार खिलजी। अच्छा, बंदे का पूरा नाम क्या है? ये क्या है? एक साधारण दास था, किसका? गौरी का। है नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा विक्रमशिला विहार जो था उसका तहस नहस कर दिया और राजधानी जो है उदंतपुर पर कब्जा कर लिया।
अब क्या होता है, 1198 से लेकर 1203 के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय जो वहाँ का शासक था वो था लक्ष्मण सिंह। क्या करता है, भाग जाता है ये, ठीक है, अब भाग गया। अब तुर्की सेना ने राजधानी यानी कि नदिया में प्रवेश करा और बुरी तरह से क्या करा है, यहाँ पे लूटपाट करी। बंगाल की बात हो रही है। अच्छा, राजा की अनुपस्थिति में जो सभा थी उसने क्या करा, सभा ये लोग थे वहाँ के, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सिंह भागकर कहाँ पहुँचा है, पूर्वी बंगाल में। अब वहीं रहकर वहाँ पे क्या करा, कुछ समय तक शासन किया। तो जो बख्तियार खिलजी यानी कि इख्तियारुद्दीन था, उसने क्या किया, संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो यही नाम है आपका बख्तियार खिलजी। बिहार और बंगाल दोनों की बात करी जाए तो यहाँ लिखा है नालंदा विहार का विध्वंसक किया था, तो किसने किया था, बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ जाते हैं, नीचे अब कथन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कथन, कारण, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। चलिए, बात तो सही है, ठीक है। तो देखिए आंसर है ए का मतलब ये हो गया कि इसने कहा कि कथन कारण दोनों सही है, ठीक है। अब अगर राजाओं में एकता नहीं है तो ऑब्वियसली हारेंगे तो है ही, ठीक है। तो मतलब कि जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो लेकिन भारत पर तुर्कों का आक्रमण जो है सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनबी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, ठीक है। जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है आपका सनसबनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। तो भैया एक चीज़, मोहम्मद गौरी किस वंश से, सनसबनी वंश से, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है बिल्कुल। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। उत्तरी भारत में एक भी जो है शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्कों की राजनीति सैनिक संगठन साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण थे। तो ये कारण बता दिए इसने। तो इस प्रकार जो है कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ लिखा है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है। तो गाइस ये देखिए नोट्स में हम ये पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर है ए। चलिए, यहाँ लिखा है दशपुर, ठीक है। दशपुर यानी कि मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। तो इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल क्या नाम है, वंदु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यहाँ से प्राप्त लेख में क्या है, पटवाय श्रेणी यानी कि रेशमी सूत बनाने वालों की समिति, और इंदौर लेख में क्या है, इसमें लिखा है तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये MPPCS प्री 2019 का, अलग ही क्वेश्चन हो गया ये हिसाब इस क्वेश्चन का। तो ये MPPCS का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है वो हो गया खत्म। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम वीडियो में मिलेंगे आपको दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।